मीडिया के लोग बीजेपी इतना ही वाले फैलाते आपको रहते डोरा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, ये बताइए। बीजेपी वाले कुछ ऑफर कर रहे हैं? हैं। जयंत आपके साथ हैं? जयंत, अखिलेश जी सब साथ हैं? ऑल हाँ, वेल? अभी वो हमारे साथ हैं। ऑल वेल? और हाँ, अब ऑल वेल। एजेंडा बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि सब लोग नहीं बन सकते। लेकिन हुआ क्या है, सब। इस बात को भी समझना पड़ेगा। पिछले लंबे समय से जिस तरह हम्म। से राजनीति से पैसा डेवलप होना स्टार्ट यस। हुआ है, भ्रष्टाचार की बड़े पैमाने पर राजनीति, और पैसे से फिर दोबारा से राजनीति। आज कोई भी आ जाता है। आज राजनीति करने के लिए 5 साल 10 साल खपाने की जरूरत थोड़ा ही है। आप अधिकारी रिटायर हो जाओ, आपकी जेब में पैसे टिकट लो और आ जाओ मैदान में। मैं यहाँ से हर साल कम से कम 10,000 बच्चों को क्या एक बात। स्टेट से भेजूंगा विदेश पढ़ने के लिए। भारत में चंद्रशेखर तो लाखों हुए। चंद्रशेखर आजाद दो। एक चंद्रशेखर आजाद HSR वाले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले, और एक चंद्रशेखर आजाद हैं असपा वाले, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के फाउंडर में से एक, जो जिनके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो सोशलिस्ट समाज की स्थापना करना चाहते, और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जो स्टूडियो में अभी हैं हमारे साथ, किस तरह के राज्य को देखना चाहते हैं, एक सैद्धांतिक सवाल है। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, फाउंडर थे, और समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, भगत सिंह के साथी थे। और चंद्रशेखर आजाद भी एक राज्य की कल्पना कर रहे हैं। कैसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद दो ही हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। बहुत सारे सवाल हैं और चंद्रशेखर के साथ बातचीत कर रहा हूं। और कई सैद्धांतिक सवाल भी होंगे और कई व्यवहारिक सवाल भी होंगे। तमाम सवाल पे बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि उनपे अभी गोली चली थी और उस क्या मामला था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं बहुत ही लाइटर सवाल से, क्योंकि नेता लोग जानते हैं, नेता लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। दिन भर लोगों से मिलना, तरह तरह के लोगों से मिलना, एक्टिविस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, IAS, आम कार्यकर्ता, बहुत परेशान होते हैं नेता लोग, बहुत ज्यादा। और चूंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं बात कह सकता हूं। तो सबसे पहले हल्के सवाल से, नेताओं को बस हंसाना जरूर चाहिए, क्योंकि नेता लोग हंसेंगे नहीं ना तो टेंशन में दिक्कत होती है। और लेकिन नेताओं को एक नसीहत हमारी होती है, हंसना जरूर चाहिए, लेकिन अति हंसना जो है, और खास तौर से बहुत ज्यादा बगल में जो है ना, ऐसे हंसाने वाले लोग हो जो उल्टा पुल्टा बोल दें, उसमें थोड़ा गंभीरता बरतनी चाहिए। मैं चंद्रशेखर के पास चलता हूँ और सीधे बात करता हूँ। चंद्रशेखर, स्वागत है आपका अम्बेडकर नाम है। बहुत दिन बाद आप आ रहे हैं। जय भीम। हाँ, जय भी वैष्णव और अम्बेडकर नामा के खातों में पहले से मुरीद हूँ। मैंने अम्बेडकर नामा से बहुत कुछ सीखा, अपने स्पीच में उसको बोलता भी हूँ। एक जो ओ। 1949 का बाबा साहब अम्बेडकर का लखनऊ का भाषण है, मैंने पहले भी एक जी। बार जिक्र किया था कि राजनीति जो है 50% सहमति का की जो है व्यवहार है। और मैं आपको रोटी बेटी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, साथ खाना खाने के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आपकी समस्या एक जैसी है तो मिलकर राजनीति कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का दलित पिछड़ों की एक सभा में बयान है 1949 में लखनऊ में, जो वो बहुत लंबे 1948। समय बाद आए थे। 24 अप्रैल 1948। 1948। हाँ जी। हाँ, कि आप ही के यहाँ से फिर उसको बोला मैंने कई जगह बताया कि बहुजनों में ये सवाल भी, इसी जो भाषण था इसी सवाल का सवाल ये था कि दलित पिछड़े लोग कैसे मिलकर राजनीति कर सकते हैं। और अभी आज आ भी रहा जो हूँ वास्तविक चंद्रशेखर, अभी सवाल मैंने हाँ, शुरू नहीं किए है अभी। चलिए, हाँ, शुक्रिया, आप कम से कम सुनते हैं अम्बेडकर नामा। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग, हम लोग जो बोलते हैं, बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, किट कैट, तुरंत रिलीफ चाहिए। समाज राजनीति का रिलीफ तुरंत नहीं होता, उसके लिए बहुत लंबी तैयारी करनी होती है। आप स्वस्थ रहें, और हमने पूरा आपसे बात भी की थी और देखा भी था क्या प्रकरण था। लेकिन सबसे पहले थोड़ा लाइटर सवाल ले लेता हूँ। ये आजाद और रावण का क्या चक्कर है भाई? आजाद ही ठीक है। आ, हाथ जोड़ चुका हूँ, लोगों से कह चुका हूँ कि भाई ये रावण सरनेम हटा दो।
तो क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा ले रही है, मेरी मेहनत जो है उसको धर्म का रंग चढ़ा के उसको एक तरफ कर दिया जाता है। जब रावण को जोड़ दिया जाता है, तो मैंने इनसे बार बार कहा कि मुझे चंद्रशेखर आजाद ही रहने दो। आपसे भी आग्रह रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद ही भी रहने दो, तो समय फिर भविष्य में जो है, मैं समझता हूँ लोगों के काम से, उसके कर्म से उसकी पहचान होती है। मैं कर्म को इतना मजबूत करूंगा कि मेरी पहचान जो है मेरे नाम के साथ साथ मेरे काम से भी रहेगी। जैसे आपने कहा कि देश में लाखों चंद्रशेखर नाम के लोग होंगे, और जैसे दो चंद्रशेखर जिनकी जीवन का मेरे जीवन पे बड़ा प्रभाव है। एक जो सोशलिस्ट जिनका आप जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान एचआरए सोशलिस्ट के जो, रिपब्लिकन एसोसिएशन। जी। हाँ, मगर उसको उसको फिर थोड़ा सा और उसको वो करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा कि जब सरदार भगत सिंह जी को नेतृत्व करने का वहां मौका मिला, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, तो उन्होंने उसमें चेंजेस जी। किया। उन्होंने उसको हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। मेरे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने डीपली पढ़ा है आजादी की लड़ाई को। और इस जी। पे उन्होंने बकायदा फिर चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सहमति दी। दूसरे चंद्रशेखर जिन्होंने जो भारत में प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने कहा कि बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई पद मंजूर नहीं। तो दोनों के कमिटमेंट की और दोनों के जो है संघर्ष की इज्जत करता हूँ। बलिया के जो थे दूसरे वाले हमारे, और इस चंद्रशेखर जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी का, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद बन के ही देश की मिट्टी के लिए, देश में रहने वाले शोषित और वंचितों के लिए जो कर पाऊं, इस जीवन में वो करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। स्वस्थ हूँ काफी, चंद्रशेखर जी। जख्म भर गया है काफी, थोड़ा सा बाकी भर जाएगा। इससे बड़े जख्म जो अन्याय, अत्याचार, शोषण के सदियों से इन वंचित वर्गों पर रहे हैं, वो जख्म गहरा है। महापुरुषों ने संघर्ष किया और जख्म गहरा है। आज मैं गया था, माँ की तबीयत खराब थी, उनसे मिलने के लिए। बस उनकी सलामती की जो है प्रार्थना करता हूँ, और उनको मिलके निकला था, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया आपसे बात करने। जी। नहीं, आप जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। और आप लगातार अ, काम कर रहे हैं। और कम से कम मैं, आप जितने साथी सुन रहे होंगे अम्बेडकर नामा को, एक बात तो है कि चंद्रशेखर चाहे बीमार हो, चाहे वो कुछ भी हो, गोली भी लगी तब भी, गोली लगने के 2 दिन बाद मैंने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक सभा में जा रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा था। बहरहाल, ये एक्टिविस्ट के साथ होता है और तमाम ये सब घटनाएं होती रहेंगी। चंद्रशेखर, अ, सही है। सबसे पहला सवाल करता हूँ, और जी। थोड़ा सा गड़बड़ होगा, पता नहीं क्या है। ओम प्रकाश राजभर साहब, जब जी। मुझे विधानसभा याद है तो गले मिल के भाई भाई मिल रहे थे। और अखिलेश जी। यादव के साथ भी जो है, मतलब जो देख रहे थे वो सब लोग जानते हैं। और जो भाजपा के खिलाफ पूरा आरक्षण खत्म और ये निजीकरण और मनोवाद और ये तमाम, आज ही मैंने पढ़ा है कि एक कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार में और 3 जो लोकसभा टिकट, इस पे मामला बन गया। तो क्या बहुजन राजनीति, पहले मैं बात कर रहा हूं तब दलित राजनीति पे आऊंगा, कि बहुजन राजनीति सिर्फ एक कैबिनेट और लोग कुछ लोकसभा टिकट पे ही टिक गई है? देखिए, अकेले एक शख्स से बहुजन राजनीति की तुलना नहीं की जा सकती। जी। जैसे जब आप जिक्र करते हैं, तो वैसे मैं जिक्र करूंगा मान्यवर काशीराम साहब का, जिनके नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर जैसे बहुत सारे लोग तैयार हुए। देखिए, मैं ओम हम्म। प्रकाश राजभर जी को बहुत जगह पे गलत नहीं कहूंगा, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी कही जो व्यवहारिक थी। उस समय उन्होंने निजी स्वार्थ से मेरे ऊपर भी आरोप लगाया, जिसके चक्कर में भावुक भी आ, क्योंकि जब आप मेरे काम पे सवाल खड़ा करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। जी। तो बाद में उन्होंने कई ऐसे व्यवहारिक वो भी किए कि भाई जिनसे हमारा अलायंस हुआ था, उन्होंने 12 सीटों पे अपने प्रत्याशी दे दिए, 5 पे हमारे प्रत्याशी छोड़े, और तमाम तरह की बातें की। और मैं समझता था कि बहुजन यूनिटी हिस्सेदारी का मामला है। देखिए, अगर आप सगे भाई को भी हिस्सेदारी नहीं दोगे, वो भी विद्रोह कर सकता है। और अच्छी बात है अगर उनको कहीं जो है ना हिस्सेदारी और सम्मान मिल रहा है, वो जाना चाहते हैं। जबकि मैं और आप बेहतर जानते हो, देश जानता है कि आज बीजेपी क्या कर रही है। जो हमारे बुनियादी परेशानियां है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। मैं कांग्रेस को भी बहुत अच्छी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह से बर्बाद नहीं किया। कुछ बनाने में, बहुत कुछ बनाने में उनका योगदान भी है। लेकिन फिर हमें समझना पड़ेगा कि आज के दलों में हिस्सेदारी के साथ बड़ी परेशानी, जिस बात की हिस्सेदारी की हम कहते हैं, उसमें बीजेपी से विपक्ष के लोगों को सीखना चाहिए कि दिल कितना बड़ा होना चाहिए। जब वो समझते हैं कि हमें सत्ता में आना है, और ये समझते हैं कि सत्ता में आके ही हम अपने
एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को, अपनी जो काम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को सुरक्षित रह सकते हैं, उनको जो है अवसर दे सकते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो वो इसके लिए बड़ा दिल दिखाते हैं, जो बहुजन समाज के नेताओं में थोड़ा सा कम है। तो मैं उन पे ज्यादा नहीं कहूंगा, अच्छा है, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर, उनका तो अगर आप याद करोगे, जब से आपने उनको जाना, तो आप नोटिस करोगे, अब मैंने उनको कब जाना था, मैंने उनको तब जाना जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वो बीजेपी के साथ ही थे सहयोग में उस समय, 2017 की सरकार थी, उसमें शामिल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब मैंने जाना हाँ कि हाँ। कोई आदमी अपने लोगों के हितों के लिए उसने इस्तीफा दिया, और फिर वो लोग संघर्ष करते रहे, फिर अंत इस बार वो विपक्ष, बीजेपी के विपक्ष में भी अलायंस कर रहे, और खूब उन्होंने बोला, खूब बोला, बहुत अच्छा बोलते हैं, मजाकिया, कभी कभी तो बहुत मजाक की हद पार कर देते हैं। और क्योंकि वो बहुजन एजेंडे बोलते थे, सामाजिक न्याय पे बोलते, सामाजिक परिवर्तन बोलते, तो मेरी उनसे मुलाकात भी, अच्छा एक रिलेशन भी है, उनका भी फोन आया मुझे, जब मेरे साथ ये अन्याय हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा भाई कैसी तबीयत है, तो मैंने कहा ठीक। बहुत दबी दबी आवाज में बोल रहे थे, मैं तभी समझ गया कि ये आवाज की जो गर्मी, अगर आवाज में थोड़ी नरमी आई, तो इसका मतलब कहीं कोई बातचीत चल रही। मैं उसी से समझ गया था। तो पॉलिटिकल अब मेरी उनकी ज्यादा बात नहीं हुई, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया। चंद्रशेखर, एक बात जो आपने कही कि हिस्सेदारी, तो बीजेपी हिस्सेदारी देगी तो वहां चले जाएंगे, हैं? तो हिस्सेदारी तो बहुजन नेता की को चाहिए कि बहुजन समाज को चाहिए, तो सैद्धांतिक सवाल है। और अगर मान लिया एक सवाल ये हो कि आपको भी हिस्सेदारी अगर बीजेपी दे दे, आपको 5 लोकसभा दे दे, 10 लोकसभा दे दे, हिस्सेदारी दे दे, ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे? दे दें और ना दे, उससे फर्क ही नहीं पड़ती, राह नहीं चलना उसके कोष का गिनने। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी समझिए, मजबूरी है, कमजोरी समझिए, मजबूरी नहीं समझिए, विपक्ष की ताकत समझिए, कि उनको पता है कि चंद्रशेखर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, तभी तो मेरे साथ इस तरह खेल होता है, वरना जितना काम हम लोगों ने किया है, आज 18-20 स्टेट में हमारे संगठन है, अगर हमें एक सिरे से इग्नोर किया जाता है, उसका एक बड़ा कारण ये, वो जानते हैं कि मजबूरी में इसको आना पड़ेगा, यही अगर इसको हम कम हिस्सेदारी देंगे तो बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, निजीकरण के खिलाफ, दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रमोशन के लिए, प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए, बैकलॉग के लिए, प्रमोशन वो ओल्ड पेंशन के लिए, सामाजिक जातिगत जनगणना के लिए, अगर इसको लड़ना तो आना तो हमारे साथ पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। ये बीजेपी के साथ जा नहीं सकता, इसी का तो फायदा उठा रहा है विपक्ष, अगर मेरे जैसे लोग भी, क्योंकि मैं जानता हूं, अगर बीजेपी का पूरा जो फंडा है, आज तक जो बीजेपी के साथ कनेक्ट हुआ, बीजेपी ने उसकी जमीन ही खींच ली, आप देख लो, चाहे उसका नीतीश जी को देख लो, चाहे महाराष्ट्र वालों को देख लो, चाहे आप जो है और कई लोगों को देख लो जिनके साथ बीजेपी ने अलायंस किया, चाहे आप हरियाणा वालों को देख लो या यूपी वालों को देख लो, जिनके साथ उन्होंने अलायंस किया, उन्होंने अलायंस के साथ साथ अपने एजेंडे को धार दी, उनका सहयोग लेके उन्होंने अपनी वहां जो उनकी जड़ें हैं, वो जड़ें जो उनके एजेंडे पे हैं, उनके विचारधारा पे, उसको मजबूत किया, आरएसएस की शाखा लगने लगी, आरएसएस की वहां पे पथ संचलन होने लगे, मीटिंगें होने लगी, धार्मिक आयोजन होने लगे, इस तरह से उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत किया। तो जिसके साथ भी, चाहे उन्होंने अकाली दल के साथ अलायंस किया, जिसके साथ किया, उसके कंधे पे पैर के बीजेपी आगे निकल गई, वो वहीं रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो अगर कोई भी ऑफर दे दे, मैंने बहुत पिछले साल 2022 में कहा था, मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो ऑफर दें, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां हैं, उनको ये पता है कि वो अपने मन से उस समाज के लिए एक शब्द नहीं कह सकते उन दलों में रहकर। और अगर कोई ऐसा हो तो आप मुझे बता दो। हमारे यहाँ उदित राज जी हैं, उन्होंने वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्होंने ये गलती कर दी पिछड़ों की, 2-3 बार आवाज उठा के देखो क्या खामियाजा है, वो टिकट भी नहीं दिया। सावित्रीबाई फुले ने भी, वो हमारी बहन, उन्होंने भी ऐसा किया, फिर क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। तो कुछ लोग जो हैं टिके हुए हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो लाइन खींच के नहीं जाते, और जाएंगे नहीं, अगर गोल जाते तो गोली थोड़ा ही खाते भाई। आप समझिए ना कि ये गोली क्यों लग रही है, कि ना तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रोक पा रहे हैं, ना झूठे मुकदमों से रोक पा रहे हैं, ना जेल से रोक पा रहे हैं। हर किसी के साथ, जब किसी के किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पहलवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कोई हो, जिसके साथ अन्याय होता है, वहां चंद्रशेखर बीमार में खड़ी मिलती है, आजाद समाज पार्टी खड़ी मिलती है। हमारी लड़ाई तो अन्याय शोषण के खिलाफ है ना, और हम तो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करते हैं, उसी राज की बात करते हैं कि ऐसा राज आए, संविधान पे आधारित राज है। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित। आज वही हो रहा है, भारतीय संविधान ने सारे अधिकार दिए और अंतिम व्यक्ति को भी रोटी का, अपना मकान की गारंटी दी, लेकिन आज सरकारें फ्री फ्री करके ऐसा
इस तरह का माहौल बनाती है, बाकी मीडिया काम कर देता है, दिखाने का प्रयास करती है कि भाई ये जो सरकार आपको दे रही है आपके ऊपर एहसान कर रही है। ये नहीं बताती कि आप ही का टैक्स का पैसा आपको लौटा रहे हैं, वो भी आपको 1%, 10% लौटा रहे हैं, 90% अपनी जेब में रख रहे हैं, भ्रष्टाचार। तो चंद्रशेखर, आपने बहुत एक सीरियस बात कही है और उस पे मुझे लगता है कि बात आगे बढ़नी चाहिए। बाबा साहब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। कांग्रेस उनको जी, राज्यसभा में भेजती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजती थी। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे यंग लीडर कम से कम सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, अपनी आलोचना भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये स्वागत बात करता हूँ। सही है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिससे बाबा साहब लड़ सकते थे। उसका जनसंघ बना, आरएसएस धीरे धीरे करते करते बीजेपी एक बड़ा विशाल पार्टी बन गया, तो हुकूमत चला रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए विपक्ष हमको हल्के में ले रही, मोटा मोटी ये बात। सच है, बिल्कुल सीरियस बात कह रहा हूँ। अगर मैं बीजेपी के तरफ जाने वालों की सूची में होता और उनको पता होता ये जा सकता है, तो मुझे 1000 बार पूछते, सबसे पहले पूछते आप बताओ कांग्रेस के बाद हमारे जैसा संगठन किस पार्टी के पास है देश के अंदर, आप बताओ। चलो आप इसको जस्टिफाई कर दो, मैं आपसे वो करूंगा। आप बहुत हमारे मतलब एक सिर्फ दलित समाज के नहीं, ये भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से आप एक, और आप बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हो। क्या तो हमारे पास संगठन है या फिर आरएसएस के पास संगठन है, बीजेपी के पास? उसके बाद आप बताओ, तीसरा आदमी बताओ जो जिसके पास यूपी से बाहर हो, बिहार से बाहर हो, बंगाल से बाहर हो, मध्य प्रदेश से बाहर हो, राजस्थान से बाहर हो। भाई बीजेपी सेकंड नंबर पे, कांग्रेस जिनके पास वो है। उसके बाद बताओ आप, हर आदमी एक स्टेट, दो स्टेट तक सीमित है। मैंने आपने मुझे मध्य प्रदेश में भी देखा कि 2.5, 3, 4 लाख लोग की रैली की मैंने। मैं भरतपुर गया, इतने उसके बाद वहां 50,000 प्लस लोग थे। राजस्थान में मैंने बड़ी बड़ी 5-6 रैली कर दी है। मध्य प्रदेश में मेरी 20 रैलियां हो गई है। यूपी में भी हमने बूथ तक का संगठन निर्माण कर लिया। बिहार में भी हमें 9-9 हजार वोट मिले थे 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में भी हमने चुनाव लड़ा, कहीं 500, कहीं 1400, कहीं 1200, इतने हमें वोट मिले। छत्तीसगढ़ में भी हमारा संगठन है, उड़ीसा में भी हमारा संगठन है, महाराष्ट्र में भी हमारा संगठन है। उत्तराखंड में भी हमें 11,000, 15,000 वोट मिले विधानसभा में, यहाँ भी हमारा संगठन है। हमारा संगठन हरियाणा में भी है। अभी आप हरियाणा में भी आप देखना, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अभी बहुत जल्दी मैं आपको 2-3 महीने में इसके रिजल्ट दूंगा। पॉलिटिकल लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा पंजाब में भी संगठन, अब हमारा कश्मीर में भी संगठन है। हमारा कर्नाटका, तेलंगाना में गया, एक बड़ी रैली को करके आया, एड्रेस करके आया। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उनका इग्नोर करने का सिर्फ एक कारण ये है कि उनको पता है कि कहीं नहीं जाएगा, अंत से हमारे साथ खड़ा हूँ, या फिर अकेला लड़ेगा। अकेला लड़ेगा तो चुनाव चिन्ह को बताने में इतना समय लगेगा, तो बहुत कम कम वोट पड़ेंगे। मुझे तो बहुत बाद में समझ आया कि बहुत बड़ा खेल होता है चुनाव चिन्ह का। लोगों को चुनाव चिन्ह का ही नहीं पता, तो बेचारे वोट किसे करेंगे? ये उनसे पूछोगे दिल में तो कहेंगे चलिए, चंद्रशेखर है, ये तो और जब बूथ पे मैं जा मिलूं कहेंगे निशान ही नहीं पता। ये तो जब मैं मिलूंगा तब आपसे बात करूंगा, पर्सनल में बात करूंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आप अगर जो बात कर रहे हैं वो सीरियस बात कर रहे हैं। सीरियस ये कि आपसे कांग्रेस वालों ने बात नहीं की है, समाजवादी पार्टी वालों ने बात नहीं की। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास भी थी। क्या कांग्रेस वालों ने वाकई आपको इग्नोर करने की कोशिश की कि आपने इग्नोर कर दिया कांग्रेस को? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अब हालात देश बचाने के हालात, अब संविधान को सुरक्षित रखने के हालात हैं। जिस तरह का आज धार्मिक जी। गैर बराबरी होगी, जिस तरह की आज जो आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पर गहरी कर जड़ें कर चुकी, जिस तरह की सामाजिक गैर बराबरी चली आ रही, जिस तरह की शैक्षिक जो है गैर बराबरी होगी, शैक्षणिक संस्थानों में गैर बराबरी होगी, जिस तरह की लैंगिक गैर बराबरी है, और फिर हमें आदत है सदियों से हम लोग अन्य अत्याचार सह रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर मेरे जैसे व्यक्ति को जो जमीन से उठ के, गांव से उठ के वहां तक गया होगा, उसको इग्नोर किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा, अच्छा मुझे इस बात का दुख नहीं। मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखा, बाबू जगजीवन राम से सीखा, बहन जी से सीखा कि कोई आपके रास्ते आसान नहीं करेगा, आपको संघर्ष करके रास्ता बनाना पड़ेगा। और जब मैं इनकी कुर्सियां खींचने लग जाऊंगा, मेरी वजह से इनकी कई जगह सरकारें नहीं बनेंगी। इनकी सरकारें जब मेरी वजह से जो है ना, इनकी सरकारें नहीं बन पाएंगी, इनकी ये कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, फिर ये मेरे पास भागे भागे आएंगे, अरे भाई चंद्रशेखर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। फिर मैं इनसे कहूंगा भाई ठीक है, नुकसान हो रहा है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका फायदा हो, तो इस समाज के फायदे के बारे में भी सोचो। क्योंकि देखो, सरकारें तो सभी जगह है, सभी कई पार्टी की सरकारें हैं। नीतीश जी की, तेजस्वी जी की बिहार में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, हिमाचल में और राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और फिर हरियाणा में,
और यहाँ इसमें क्या नाम, उत्तर प्रदेश में, और ये अपना जो है मध्य प्रदेश, यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो क्या वहाँ दलितों की स्थिति बहुत बेहतर होगी है, पिछड़ों की स्थिति बहुत बेहतर होगी है? क्या उनको पिछड़ों को 70% आरक्षण के लिए नहीं लड़ना पड़ रहा है? क्या दलितों को जो अभी जो है पूरा जो रोस्टर है उसके लिए नहीं लड़ना पड़ रहा है? क्या वहाँ प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना स्टार्ट हो गया है? क्या वहाँ जो हायर जुडिशरी में स्टेट लेवल पे आरक्षण मिलने लगा है जुडिशरी में? क्या कर्मचारियों के साथ कोई अन्य अत्याचार नहीं हो रहा? देखो, मैंने आपसे एक चीज सीखी है, रुको मत, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ो। मैं पूरी जिम्मेदार से कहता हूँ, मैं जब जाता हूँ कैडर में मीटिंग में तो अपने सब नेताओं से कहता हूँ कि जो महापुरुष अब जिंदा नहीं उनको जानोगे कैसे अगर पढ़ोगे नहीं? तो ज्यादा कुछ नहीं, उनका जीवन ही पढ़ लो, आपको पता तो लग जाएगा महापुरुषों ने कितनी परेशानियों में अंदर से रहा। आप जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो, या और जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो, धैर्य नहीं रख पाते हो, आक्रोश में आ जाते हो, कुछ तो सीख लो। मैं सीख रहा हूँ 2016 के चंद्रशेखर में, आप मेरी बातें सुनोगे और आज की जो मेरी बात है उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। आप ये कहोगे सुन के, ये तो लड़का है ही नहीं, ये तो चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकता है, ये तो लड़का। उस समय क्या बात करा, मेरा खुद का स्टेटमेंट है कि ये जो सफेद कपड़े लोग पहनते हैं, कुर्ता पजामा, इनके अंदर से मन काले होते हैं, ये धोखा देते हैं, इसलिए मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन जब 2017 में निर्दोष सुना होकर था मेरे पर मैंने, आशंका वो लगी, सुना था मैंने, सुना था मैंने, ठीक आई है, वॉज देयर। हाँ, तो वो सहारनपुर का है। तो हाँ मैंने अब, जब 2017 में निर्दोष होते इतने मुकदमे लगे और बेल मिलने पर आंसू का लगी, उस दिन मैंने, मेरी समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो बात थी, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है, और राजनीति में हिस्सेदारी ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। उस दिन मेरी समझ में आया कि बाबा साहब क्या सिखा रहे जी। चलिए, अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर जी, हैं। जी, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, अम्बेडकर नामा सुनते हैं। मैं तो आम शिक्षक हूँ, मैं तो कोई लीडर हूँ नहीं, लेकिन इस देश को बहुत यंग लीडर की जरूरत है। दर्पण होता है दलित, शिक्षक। आपकी बात रोकूंगा, ये अच्छे खेद है मुझे इस बात का। एक शिक्षक जिसकी क्लास में बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई इनमें से IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई नेता बनता है, कोई प्रदेश चलाता है, कोई देश चलाता है। आज जो देश चला है वो भी नहीं पढ़े होंगे। तो शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक कभी छोटा नहीं होता, नाम होता है। शिक्षक तो गुरु होता है, गुरु की इज्जत माँ बाप से ज्यादा होती चलिए ये बताइए, दलित एजेंडा जरूरी है कि सिर्फ पॉलिटिक्स जरूरी है? ये जरूरी है आपसे पूछना। आपका ग्रिलिंग यहाँ पे है। थोड़ा सा किया इसलिए जाएगा कि सब लोग 2 टिकट, 3 टिकट, 4 टिकट, खाली राजनीतिक हिस्सेदारी से बात बन जाएगी? क्या एजेंडा सामने होना जरूर? दलित एजेंडा क्या होगा 21वीं सदी का? नहीं, एजेंडा सारा होना कुछ चाहिए, बिक मैं गया। सहमत हूँ। देखिए, एजेंडा होना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और मैं आपको कई बार सुनता हूँ आप एजेंडे पे बात कर रहे हो, एजेंडा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये, तो अभी तक क्या एजेंडा लागू हुआ जिन स्टेटों में? हम ये मान लें, ये मेरा बहुत बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। अगर हम ये मान लें कि दलित एजेंडा जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस एजेंडे को लागू करने के लिए आपकी वॉइस भी जरूरी है। ठीक भाई, है। जो रिजर्वेशन का जो पैटर्न है ना, उसका, उसकी एक सच्चाई ये भी है बुनियादी, अगर आपका व्यक्ति वहां नहीं होगा, प्रतिनिधित्व वहीं वहां नहीं होगा, तो हम्म। आपकी बात नहीं होगी। और जब आप किसी की सरकार बना देंगे ना, तो भारत का एक लोकतंत्र इतना सुंदर लोकतंत्र है कि मोदी जी ने या किसी ने भी आपसे 50,000 वादे किए हो चुनाव से पहले। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आय दुगनी, फलाना, ये भी वो भी वो भी, और उसके बाद अगर सरकार बनने के बाद एक भी पूरा ना करे तो आप उनको कोर्ट भी नहीं ले जा सकते। आप 1 रुपए का भ्रष्टाचार कर लोगे, 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन आप इतना बड़ा झूठ बोल के, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, यहाँ लोगों की धार्मिक भावना आयत हो जाती है, लेकिन जब सरकार बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल के और उसके बाद कुछ भी नहीं किया जाता, 1% भी काम, तो कोई सवाल नहीं करता, 5 साल झेलना पड़ेगा। तो मैंने काशीराम साहब से सीखा कि भाई, किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म मत करो। क्योंकि आप देखो ना, पहले आता था, आप एजेंडे की बात कर रहे हो, पहले SCP का पैसा आता था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का। उससे हॉस्टल बनते थे, उससे स्कॉलरशिप आती थी, उससे बुद्ध विहार बनते थे, उससे जो है उस तरह के प्लेटफार्म बनते थे, उससे हॉस्पिटलों में तमाम तरह से जो है कुछ मदद हो जाए, उस तरह की जो है बहुत सारी योजनाएं आती थी जिससे नॉन मिलते थे। ठीक है, विदेश आप के लिए नहीं है। स्कॉलरशिप मिलती थी। हाँ, ये आप रहा। नहीं है। हाँ, ये रहा, ये बीजेपी ने दिया ना। भाई, बीजेपी ने तो हाँ। कहा धर्म ले लो या फिर आगे बढ़ने तरक्की के रास्ते ले लो। एजेंडा बहुत जरूरी है, लेकिन एजेंडे को भी मैं मानता हूँ कि सबकी सरकार है, एजेंडे पे कितना काम हो ये मैं और आप जानते हैं।
और फिर मैं आपसे कह दूं, जब 2 अप्रैल का आंदोलन आता है, इससे बड़ा एजेंडा नहीं हो सकता। मैं तो ये एजेंडा आपको 21 तारीख को बताऊंगा जब आप आओगे, हाँ, हाँ, दिल्ली में। 21 को मिलता हूँ, लेकिन मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि एजेंडा उस नेशनल। दिन आपको बताऊंगा कि मेरी, ये हमला भले ही मेरे ऊपर हो, लेकिन मेरी मांग सिर्फ मेरे लिए, इस घटना की सीबीआई जांच तो इसलिए चाहता हूँ भैया कि मुझे पता है इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। और मैं, क्योंकि बात मेरे जीवन की नहीं है, मैं उनको बाहर लाना चाहता हूँ नजगरों को, जिससे कि और किसी हमारे किसी नेता किसी कार्यकर्ता के साथ ये वो ना, क्योंकि लड़ तो सब रहे, चंद्रशेखर अकेला थोड़ी लड़ रहा है। अकेला व्यक्ति क्या होता है, मैं संगठन से हूँ, मेरी हैसियत संगठन से है। आज मैं अमेरिका नामा बैठा हूँ, या देश के बड़े बड़े मिनिस्ट्री मीडिया के लोग मुझे इंटरव्यू करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि चंद्रशेखर बहुत कोई बड़ी तोप है। इसलिए करते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है और मेरे साथ लोग हैं, और संगठन ने मुझे नेतृत्व दिया। वरना तो आपके बहुत सारे लोग आपके चलते हैं। हमले के पीछे बड़े बड़े लोगों की साजिश है। हाँ, साजिश है, मैं साबित कर दूंगा, 21 तारीख को मैं आपको बताऊंगा। मैं उस पर लगा हुआ हूँ। देखो, सरकार उनकी, एजेंसियां उनकी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनकी, पुलिस उनकी, मीडिया उनका, सब कुछ तो उनका, हमारा क्या है? हमारे बदले जिंदगी वो भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ना तो सीबीआई से अरे रुक रहे, ना इतना ईडी आसान से, थोड़ी इनकम है। टैक्स से। आपसे हाँ, उम्र में उनके। थोड़ा सा बड़ा हूँ, लगातार लड़ाई यहाँ जारी है 30 साल से। हाँ, और हंसते खतरा हंसते जारी है। मुझसे, असल में मुझसे राजनीतिक खतरा ज्यादा बढ़ गया है। उनको पता है कि जब भी वो कोई अन्याय करेंगे तो चंद्रशेखर आके उस एजेंडे का ही, को ही उसको ना डिस्टर्ब कर देगा, उनको इनसिक्योर कर देगा, उनकी सच्चाई बता देगा कि उनका एजेंडे के पीछे सच्चाई क्या चंद्रशेखर, एक बात बताइए, अखिलेश जी ठीक है। है? बता। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ये दोनों चीजें, हाँ, जिस दिन मेरी बात हुई थी उस दिन काफी स्वस्थ थे, उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई है। और मैंने इनविटेशन भेजा है उनको, उनको भी बुलाया कि वो भी आए, और मैंने देश के विपक्ष के बहुत सारे लोग इनविटेशन भेजा है। आपको, राइट। आपसे तो मैं यही आग्रह कर लूंगा। एक दिन मैंने पहले भी आग्रह किया था कि आप आइए, लेकिन मैंने बहुत सारे लीडर्स को विपक्ष से भेजा है। और मैं ये बताना इसलिए मैंने भेजा कि भाई, आप, आपके अंदर बड़ा दिल ना हो, हमारे अंदर बड़ा दिल है, हमारा मंच है, आप आइए। और जो हमले सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, एनआईए द्वारा विपक्ष पे किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा के, कहीं विधायकों को खरीद के, कहीं जो है पत्रकारों को जेल भेज के, कहीं जो एक्टिविस्टों को जेल भेज के, हैं कहीं जो है और तमाम तरह से किसानों के खिलाफ कानून बना के, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून, इन सब लोगों को मैंने बुलाया कि आओ, हमारे देश भर के वो आएंगे, सीनियर लोग आएंगे, वो जा जाके अपने क्षेत्रों में बताएंगे, तो आप आओ, अपनी बात रखो। इसलिए मैंने अपने मंच पे इन सब लोगों को इन्वाइट किया कि भाई आओ। बहुत सारे नहीं, किसान लीडर्स को मैं किया। मैं रहूंगा, अम्बेडकरनामा आपका पूरा कवर करेगा, पूरा प्रोग्राम कवर करेगा, मैं रहूंगा। लेकिन अभी थोड़ा आप रिलैक्स मूड में बात करना जरूरी है, नेता लोग टेंशन में रहता है बहुत ज्यादा। तो मैं नेता हूं ही नहीं ना, मैं तो मिशन का अरे सिपाही। अखिलेश जी, टेंशन मुझे है आप ही नहीं। समाजवादी पार्टी, अच्छा, बहन जी से क्या दिक्कत है आपको? मुझे तो कोई बसपा भी नहीं। वाले बहुत गाली देते हैं, मैं तो कुछ कुछ लिख देता वो, हूँ। नहीं, मैं वो भी नहीं लिखता हूँ। लेकिन हमारी बड़ी लीडर हैं। बिल्कुल बड़ी है, और बड़ी नहीं, बहुत बड़ी, 4 4 बार की सीएम है। अभी तो बहुत सारे लोग उनका मुकाबला भी नहीं कर पाए, तो मैं तो सम्मान करता हूँ। और देखो, भले ही वो दूर हो, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ राजनीति में, और हमेशा सम्मान करता रहूंगा। परिवार की बड़ी है, आज भी सम्मान करता हूँ, कल भी सम्मान करता हूँ। बीच में देखो, मैं फिर आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा, क्योंकि सच्चा हूं, तो थोड़ी तकलीफ हुई थी कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, मेरा हाथ नहीं पकड़ा। तब थोड़ा सा गुस्से में मैंने उनको 1 2 बार कहा भी कि भाई, उन्होंने वो अपना बदल दिया है, बहुजन सर्जन करता है। फिर मुझे समझ आया कि पार्टी उनकी है, लीडरशिप उनकी है, आज की समय परिस्थिति वो बेहतर समझते हो क्या करना होगा, उन्होंने जो निर्णय लिए वो बहुत बेहतर होंगे, इसलिए मैंने चुप हो गया, और मैंने तय कर लिया कि उनके बारे में कोई बात करूंगा नहीं। बिल्कुल। तो एक बात चंद्रशेखर, मुझे जहन में आ रहा है, क्या दलितों के बीच, मैं बहुजन शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुजन रहने दीजिए, हम्म। दलितों के बीच पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ही दलितों के अधिकार समाप्त हो रहे हैं और उसमें हमले बढ़ रहे हैं? क्योंकि एजेंडा तो गायब है, एजेंडा तो कोई है ही नहीं, खाली चुनाव। हम्म। पूरा दलित समाज सिर्फ इलेक्शन लड़ने के चक्कर में पागल है। सब तो विधायक एमपी हम्म। नहीं बन सकता है ना। आप बनेंगे नहीं, अच्छा नहीं बन रहेगा, सकता। हमारे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जब पूरा हम्म। समाज इस तरह से सोचने लगे कि सबको खाली राजनीतिक सत्ता हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता हो जाएगा, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास सीए नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, संसाधन नहीं है, सारा संसाधन जो है आपका पॉलिटिकल एनिमीज है, उनके पास है। तो ये समाज को आप क्या समझा? सब लोग, मैं नहीं बन सकता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 545 ही बन सकता है ना।
उसमें भी दलित, हम्म। पूरा देश भर का दलित मिल भी जाएगा तभी 20-25 के 50 सीटें निकलेगा कि नहीं निकलेगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम्म। एजेंडा को आगे बढ़ाना तो जरूरी है। इसे अलायंसेज होंगे ना, समझौते होंगे एजेंडा हम्म। के साथ। जी। नहीं, हमारा देखिए, मैंने, अगर आपने मुझे पहले सुना हो, तो हमारा पिछली बार भी जो अलायंस पे चर्चा थी वो एजेंडे को लेके ही थी, कि आपको जो है हमारे लोगों को उनके पैरों पे खड़ा होने के लिए वो अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। आपकी पार्टी में जो कैबिनेट्स होगी उसमें इस तरह के प्रस्ताव लाए जाएंगे, इन वर्गों का विकास, उनको जमीन मिले, इनको रोजगार मिले, इनको इंडस्ट्री में जो है हिस्सेदारी मिले, इनको लोन मिले, इनको जो है और तमाम तरह से, जो जिस तरह से हम लोग इनको जो स्किल डेवलपमेंट करके इनको उनके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, हम अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश इनको भेजा जाए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, हम्म। अच्छे पत्रकार बने, अच्छे एक्टिविस्ट बने, अच्छे वकील बने। और जैसा जुडिशरी में रिजर्वेशन का लाभ हम लोग बड़े लंबे समय से वो कर रहे हैं, हायर जुडिशरी में हो, और जो ये अपना जो है SC ST जो ये जो अपना आयोग है, इसको जो है जुडिशल पावर मिले, तो हम हमेशा वो प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज अपने पैरों पे खड़ा हो, और इसी एजेंडे के साथ हम वहां गए थे। अब आप बताओ, SC ST को में और OBC को भी साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, बैकलॉग भरा जाएगा, तो इससे नौकरियां सृजित होंगी ना, जो जिनका निजीकरण कर दिया उनको उनका राष्ट्रीयकरण होगा, तो इससे नए अवसर पैदा होंगे ना, नए सरकारी इंस्टीट्यूशन बनेंगे, इससे अवसर पैदा होंगे ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजेंडा होना चाहिए। हम पिछली बार भी इसी एजेंडे पे समझौते में थे, अगर इस बार भी समझौते एजेंडे उसकी बात आएगी अलायंस की, तो हम अपने एजेंडों के साथ ही जाएंगे। पद प्रतिष्ठा से बढ़ के हमारे एजेंडे पिछली बार भी एजेंडे थे कि जो हमारा जो आरक्षण है संवैधानिक का, कम से कम उसको तो लागू करा दो, जाति का जनगणना पे तो चर्चा करा दो, जाति का जनगणना कराई दो, और उसको देख तो लो कि किसके पास क्या है। देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं साहब, एजेंडा बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि सब लोग नहीं बन सकते। लेकिन हुआ क्या है, सब। इस बात को भी समझना पड़ेगा, पिछले लंबे समय से जिस हम्म। तरह से राजनीति से पैसा डेवलप होना स्टार्ट हुआ यस। है, भ्रष्टाचार की बड़े पैमाने पर राजनीति, और पैसे से फिर दोबारा से राजनीति, आज कोई भी आ जाता है। आज राजनीति करने के लिए 5 साल 10 साल खपाने की जरूरत थोड़ा ही है। आप अधिकारी रिटायर हो जाओ, आपकी जेब में पैसे टिकट लो और आ जाओ मैदान में। आपको ABCD भी ना आती हो, क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी ये समाज के हित के लिए काम भी ना किया हमारे हो। हमारे जैसे लोगों को तो कोई टिकट ही नहीं देगा। समझता ना, इस बात को समझो। जैसे देखो, इस बात को और करीब से समझो, 4 लोग हैं एक सीट पे, रिजर्व सीट है, तैयारी कर रहे हैं। जनरल पे तो बहुत कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। तो 4 लोग तैयारी कर रहे हैं, अब उनमें से कोई भी पार्टी किस आदमी को आगे बढ़ाएगी? उसको जो बिल्कुल गरीब है, काम अच्छा करता है, या उस व्यक्ति को जिसके पास कुछ पैसा, जिसको कुछ देना ना पड़े? तो वहां भी तो अच्छा, जो 24 घंटे 7 दिन काम करो, उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, वो मेरे जैसा आपके जैसा होगा। और जो कोई इस तरह का व्यापार करता होगा, या उस तरह कोई और पैसे पे उसका कोई साधन होगा, कोई बैक पीछे से बैकबोन होगी उसके पास, तो वो पैदाइशी को थोड़ा सा उसके पिता विता करके, दादा उदा, उस पर कुछ पैसा होगा, तो उसको वो प्रेफर करेगा, आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है, तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो पैसे की राजनीति बनी, कि कोई प्रधान बन गया तो वो पैसे वाला हो गया थोड़ा सा, कोई क्या नाम, जिला पंचायत सदस्य बन गया तो उसपे 4 रुपए गाड़ी आ गई है, कोई विधायक बन गया उसने फार्म हाउस बना लिया है, 4 गाड़ी उसके साथ चल रही है। जब ये देखता है ना समाज, और जिस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, धन तर्ज जिसको एग्जैक्टली। काशीराम साहब कहते थे, कि हम्म। नोटों वालों का राज हो गया है, राजनीति भी वही करेंगे, मीडिया भी उन्हीं के कब्जे में रहेगा, और ब्यूरोक्रेसी पे भी उनका कब्जा होगा, क्योंकि जब पैसे दो, अगर कोई भी आपने क्राइम भी कर दिया तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो काशीराम साहब ने कहा ना कि मैं ऐसा समाज तैयार करूंगा जो वोटों वाला समाज तैयार होकर नोटों वालों को हरा दे, और ये उन्हें करके भी दिखाया। इसलिए ना, लोग ये नहीं समझ रहे, लोगों को व्यक्तिगत बनने की लगी हुई है। अगर लोग समझे कि अगर रतनलाल जी चले जाए, तो इनके जरिए हमारे एजेंडे पे बात होगी और हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार होगा। जैसे हमने एक साथी से, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, नाम लेना कठिन होता है राजनीति में, हमने एक साथी को, जी। मेरे पिताजी ने कहा, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे सरकार में, उनसे कहा कि भाई, ये जो गरीब लोग हैं, इनकी बच्चियों की शादी होती है यार, अगर इनकी कुछ मदद हो जाए तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा, जब जैसे ये बात की, तत्काल उनका जवाब है, अरे गुरुजी, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरे पे इतना साधन थोड़ा ही है, जो पेंशन वेंशन तनख्वाह उनका आती है वो तो सब लग जाती है घूमने फिरने में, और भ्रष्टाचार में करता नहीं। तो मेरे फादर ने कहा, भाई मैं आपसे भ्रष्टाचार करने से लेकर, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, अभी जो गरीब निर्धन बच्चे हैं उनको मदद के तौर पे सरकार से 20,000 रुपये मिलते हैं, आप इस राशि को, इसको सवाल को खड़ा करके आप इसको 50,000 करा दो, आपकी जेब से थोड़ा ही कुछ जा रहा है। उन्होंने कहा, आपका प्रस्ताव ठीक है। उन्होंने जोर लगाया, क्योंकि वो भी बुद्धिमान थे, मजबूत नेता थे। वो राशि 50,000 रुपये होगी। अब आप सोचो, उनकी जेब से थोड़ा ही कुछ गया, लेकिन ये मामला एजेंडे का था। इसके बाद प्रदेश की लाखों बच्चियों को जो है 50,000 रुपये मिला। पहले 20,000 मिलते थे, 50,000, 30,000 रुपये अगर लाखों लोगों के साथ कन्वर्ट करोगे, तो मेरे पिता ने कुछ दिया,
ना नेताजी का कुछ गया, लेकिन एजेंडे की वजह से जब ये आया तो कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोगों की जेब में पैसा आया। तो जी। ये एजेंडे का मामला है और मैं एजेंडे को समझता एजेंडा। हूँ। तो चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि राजनीति एजेंडे के साथ होना चाहिए, नहीं तो चवन्नी अठन्नी हाँ, में नेता बिकते हैं। बेसिक बात यही है। बाबा साहब कहते थे कि लक्ष्य विहीन नेता समाज के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक होता है। है तो लक्ष्य विहीन नहीं है चंद्रशेखर आजाद। और देखो कैसे सीख के आया हूँ, धक्के खा खा के, ठोकर खा खा के, गोली खा खा के, लाठियां खा खा के, और आज लीडरशिप तैयार की है। देखो जो नौजवान बेरोजगार है, मजबूर है, और सुसाइड कर रहा था, नशे में जा रहा था, आज मैंने उसको तैयार करके, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैंने उसको तैयार करके उसके अंदर ये जागरूकता पैदा कर दी है कि वो अपने महापुरुषों को पढ़े। और कम से जानता कम हूँ अगर मैं वो बोलना ही सीख जाए तो बोलने वाला व्यक्ति भी भूखा नहीं मरता भारत में। आपने देखा कुछ लोग बोल बोल के जो है रोजगार चला लेते हैं। चलिए, सबको बोलिए अम्बेडकरनामा सुने। यहाँ पे तो वही बात सब होती है। ये तो न्यूज चैनल है नहीं, ये तो वैचारिक चैनल है। सुनना और चाहिए, किसको। ऐसे ऐसे हाँ। सभी साथियों को सुनना चाहिए। देखो आपके पीछे कितनी किताबें हैं, एक किताब से एक बात आपकी समझ में आ जाए और उस बात का आपके ऊपर असर हो जाए। मैंने कहा ना, महापुरुषों को आपने देखा नहीं, जैसे मैंने काशीराम साहब को देखा, मगर मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, मैंने मामना राम सुब्रमण्यम को नहीं देखा, मैंने ज्योतिबा फूले जी को नहीं देखा, सावित्रीबाई फूले जी को नहीं देखा, मैंने साहू जी महाराज को नहीं देखा, मैंने संत गाडगे जी महाराज को नहीं देखा, नारायण गुरु को नहीं देखा, मैंने कोतवाल धन सिंह गुर्जर को नहीं देखा, सम्राट वीरभोज जी किताबों को से नहीं पता देखा। लग जाता है। किताबों से हाँ, पता लग वो जाता क्या सोचते थे। मैंने चौधरी चरण सिंह जी को उतने करीब से नहीं देखा, मैंने सर छोटू राम को नहीं देखा, मैंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जन्ना कपूर ठाकुर को नहीं देखा, मैंने आज के समय में लालू जी को देखा, नीतीश जी को देखा, मुलायम सिंह जी को देखा, काश बहन जी को देखा। इनको तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो नहीं है उनको कैसे समझोगे, उनके विचार, उनके संघर्ष, उनके आदर्श। किताबों किताबों और उनके जैसे वाणियों के चौधरी माध्यम। चरण सिंह जी के लिए कह रहा हूँ, मैंने जब उनको पढ़ा ना, मुझे अंदर से इतना लगा कि ऐसा भी नेता होता है कि जब तक उन्होंने पहली शेरवानी खत्म नहीं हुई उन्होंने दूसरी शेरवानी नहीं पहनी, और जो अपने काफिले को 2 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दे और चला जाए थाने में किसानों के लिए लड़ने के लिए। आज का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है सुरक्षित आ गया। दिल्ली। जयंत आपके साथ हैं? जयंत, अखिलेश जी सब साथ हैं? ऑल हाँ, वेल? अभी वो हमारे साथ हैं। ऑल वेल? और हाँ, अब ऑल वेल। और भाई आप देखो कितनी बातें चल रही थी, अभी मैंने जब उनको परसों पूछा कि भाई आपके बारे में तो मुझसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब चीजें मीडिया के लोग बीजेपी इस तरह वाले फैलाते आपको हैं। डोरा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, ये बताइए। बीजेपी वाले कुछ ऑफर कर रहे हैं? मेरे आसपास विचारधारा का इतना बड़ा ग्लास है, और मजबूत ग्लास, जिसमें को बीजेपी की जो विचारधारा है वो उसकी छाया भी मेरे पास नहीं आ सकती। और मैं क्या आपसे बात। फिर कह रहा हूँ, हाँ। ऐसी ऐसी ऐसे विधायक, एमपी, मंत्री बन के क्या फायदा कि आप अपनी बहन बेटियों पे होने वाले अत्याचार पे भी चुप रहो। आपने देखा नहीं, हाथरस के पास जो एमपी थे, हाथरस में जो एमपी थे वो तो अपने समाज के हम्म। थे, लेकिन वो तो आरोपियों से मिलने जा रहे थे जेल में। और हमारी बेटी कोई, मैंने वो चार्जशीट पढ़ी है, आपको पता है क्यों नहीं मिला न्याय? हमारे वकील साहब जो है सही तरह से उसको वो पैरोकारी नहीं कर पाए। यस, और यस, जो यस। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वकील साहब की भी कम गलती, इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, क्योंकि सरकार के आदेश पे इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन इतनी हल्की है ना, इतना पूरा करेक्टर एसोसिएशन किया है बिटिया का, अगर आप चार्जशीट पढ़ोगे तो रो पड़ोगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। मैंने जजमेंट भी पढ़ा है। ऑर्डर हाँ, ये सब दो। चीज जो है, अच्छा जुड़ी तुरी में हमारा कोई मतलब ही नहीं है साहब, हमारा आदमी वहां बैठा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हम ये मांग भी अब उठाने वाले बड़े पैमाने और देखो मैं जो 21 में कर, आप मेरी बात को याद रखो, मैं मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई, मेरे कहते देखना बहुत सारे लोग सतर्क हो जाएंगे, मैं मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को जमीन पर लेके आऊंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद चलो, है, ये बात सब लोग याद मैंने रखें। पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि चंद्रशेखर आजाद दो ही हुए। ठीक हाँ, है। और चलो, 21 को मिलते हैं चंद्रशेखर, और बीच बीच में अम्बेडकर नामा आप आइए। मेरी एंगेजमेंट मेरी है, हमेशा हमेशा। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एकेडमिशियन हूँ। मेरा काम पढ़ना लिखना है। मैं घर बैठ के थोड़ी बहुत मेरा बातचीत बस करता हूँ। देखिए, मैं जब मुझे मौका मिलेगा, मैं सबसे ज्यादा जो है इतिहासकार तैयार करूंगा, सबसे ज्यादा पत्रकार तैयार करूंगा, और मैं यहाँ से हर साल कम से कम 10,000 बच्चों को क्या एक बात। स्टेट से भेजूंगा विदेश पढ़ने के लिए, और वो वहाँ पीएचडी और तमाम तरह की पढ़ाई करके क्या आएंगे, बात। और अगर उनका मन होगा आपने तो तो वो लगता यहाँ है आके। अम्बेडकर नामा आप अम्बेडकर, इसका मतलब अम्बेडकर नामा आप सुन रहे हैं गंभीरता से।
मैंने क्या कहा, एजेंडा मांग रहे थे ना, आप पूछ रहे एजेंडा क्या होगा। हम पे एजेंडा है, हम इस समाज को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, मोहताज नहीं बनने देंगे, हमें पता है कैसे करना है। और ठीक है। ऐसा इतिहास देखो, बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं, उनको मानने वाले, आपका आपका भी छोटा भाई, तो खाली मैं बोलूंगा तो नहीं। बिगड़ा चला हूँ, बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ मैं। मैं बिगड़ा नहीं। ये सच है कि बहुत मार खा के आया हूँ, तमाम तरह के धोखे, छूट और लाठियां, मुकदमे, जेल, अब तो गोली खाई। अच्छा एहसास था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, उस गोली से ज्यादा जख्म जो है तब होते हैं जब किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है। मेरी रूह कांप जाती है, मैं भावुक आदमी हूं उस मामले में, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया। जब वो हाथरस की कोई बेटी हो, या फिर वो टोडा भील कठपुतली कोई बेटी हो, या फिर वो देश दुनिया में कहीं भी कोई बेटी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, जब उनके साथ अन्याय होता है मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, और आजादी के इतने दिन बाद भी अगर